प्यारे छात्रों, आज के चर्चा का विषय है हैलोएरिन्स का सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट में आज हम चर्चा करेंगे क्लोरोबेंजीन के डिफरेंट रिएक्शंस की। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ स्लो रेट शो करता है। दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन, चौथा ऊर्ज फटिग रिएक्शन और लास्टली क्लोरोबेंजीन का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन, जिसमें एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है जिसे कॉमनली DDT के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। बेंजीन रिंग से क्लोरीन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है। यह दो तरह का रिएक्शन मेनली शो करता है, जिसमें एक न्यूक्लियस से रिएक्शन संबंधित है और दूसरा रिएक्शन इस Cl के रिप्लेसमेंट से संबंधित है। कुल मिलाकर के इतने प्रकार के रिएक्शंस फ्रॉम 1 to 5 क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल शो करता है। इसमें पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह स्लो रेट से होता है, स्लो रिएक्टिविटी होती है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा फिटिग रिएक्शन और चौथा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस विद मेटल्स हैं। कह सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल और लास्टली रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं तब एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कॉमन भाषा में DDT के नाम से जानते हैं। ये भूमिका है, यह एक रूपरेखा है क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह स्लो रिएक्टिविटी होती है। इसका कारण क्या है, यही से मैं शुरू करूँगा। पहला टाइप का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मेन पॉइंट इसमें ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में जनरली होता नहीं है। नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर होता भी है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में होता है अथवा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के लगा देने से होता है। तो इसका रीजन हम शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ डिफिकल्टी अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस मीन्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ड्रास्टिक कंडीशंस क्या होती हैं? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसका रिएक्शन नहीं होता। तो रीजन इसका क्या है?
हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ये न्यूक्लियोफाइल है, नो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। रीजन क्या है? ये पूरा पार्ट, यहां से लेकर के पूरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, पूरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के ऊपर 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पूरा इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन से लाइडन है या इलेक्ट्रॉन रिच है, इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल। इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल। जब यह इटसेल्फ क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हैज नो इंटरेक्शन, क्यों? दोनों में रिपल्सन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। इसका रीजन जानना है और रिएक्शन होगा कब? जब हम बेंजीन रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दें तब रिएक्शन हो जाएगा। अब देख सकते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट at the ortho or para or both positions with respect to outgoing chlorine atom, the reaction becomes possible. The nucleophilic substitution reaction becomes possible. The nucleophilic substitution becomes possible. मैंने ये Cl है, इसके आर्थो पोजीशन पर, ये आपका आर्थो पोजीशन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, अथवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा दीजिए या दोनों जगह लगा दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ये NO2 हो सकता है, दोनों NO2 हो सकते हैं, दोनों साइनाइड हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा दीजिए और इसका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन आप करा दीजिए, मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन से करा दीजिए तब, या अमोनिया से करा दीजिए तब भी हो जाएगा, NH3 से भी कराएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। तो रिएक्शन इज पॉसिबल, तो क्लोरोबेंजीन इटसेल्फ में कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन है और वह क्लोरोबेंजीन का जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और आर्थो और पैरा पोजीशन पर है, कि दोनों में से किसी एक पोजीशन पर है या दोनों पर है, तब पॉसिबल है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पर है EWG तब भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट टू मेंशन इज if electron withdrawing substituent is present at the meta position, ये पोजीशन आर्थो है, ये पोजीशन पैरा है,
if EWG electron withdrawing group is present on the meta position, reaction is not possible. Such reaction is not possible. Such reaction is not possible. If possible, then only within very short limits. वैसे तो होगा नहीं, अगर होगा भी बहुत शॉर्ट लिमिट में होगा, यानी 5% से भी कम होगा, 5% से भी कम होगा। अब रीजन क्या है? पहला तो ये जानना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या, कॉज इसका क्या है? तो कॉज ऑफ स्लो रिएक्टिविटी क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ स्लो रिएक्टिविटी? कॉज ऑफ स्लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक, AR, यानी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कॉज ऑफ स्लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SNAR। तो पहला कारण ही है, नंबर 1, एक तो है हाई रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका रिप्लेसमेंट किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा नहीं होता है। तो रिजोनेंस क्या प्रभाव डालता है? ड्यू टू दिस इफेक्ट, ड्यू टू प्लस और इफेक्ट, ए पार्शियल डबल बॉन्ड between carbon and chlorine is produced, which becomes difficult to replace, to be replaced by attacking nucleophile. Due to plus or effect, a partial double bond between carbon and chlorine is produced, which becomes difficult to be replaced by attacking nucleophile, shown as, देखिए ये रिजोनेंस, पॉजिटिव रिजोनेंस इसके अंदर पैदा होता है। और रिजोनेंस की कंडीशन आपको पता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या दो पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो तब रिजोनेंस इफेक्ट काम करता है। तो इसके अंदर रिजोनेंस प्लस और इफेक्ट पैदा होता है। तो ये ऐसे होता है, यद्यपि इसमें कई इफेक्ट एक साथ काम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अलग से लिखकर, ये इन गोल्ड का एक्सप्लेनेशन है। आप कहेंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर क्यों आ रहा है? ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, -I इफेक्ट पैदा होता है Cl के वजह से।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है क्लोरीन का, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो जो इफेक्ट डेवलप होता है उसको हम -I इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा इफेक्ट +R इफेक्ट भी ऐसे आता है, +R इफेक्ट दोनों। अब देखिए कि ये -I इफेक्ट और +R इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए कि दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक रिंग से बॉन्डिंग पेयर को अपने तरफ Cl खींच रहा है, और Cl का जो लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, +R इफेक्ट की वजह से रिंग के अंदर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहे हैं। तब कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रिंग के अंदर होगा? तो इनगोल्ड ने कहा कि ऐसे परिस्थिति में अकॉर्डिंग टू इनगोल्ड, ए थर्ड इफेक्ट, वो कौन सा थर्ड इफेक्ट है? +E इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप्स। According to Ingold, a third effect, that is +E effect, develops, which raises the electron density at the ortho position है। इसे ये +E इफेक्ट है, +E इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट पैदा हो जाता है जिसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और ये प्लस और इफेक्ट काम करने लगता है। तो जब यह बढ़ती है तो अब ये डीलोकलाइज कर जाता है। अब इसको मैं पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ रही है तो उसका रीजन केवल है +E इफेक्ट, ये जानना चाहिए। ऐसे हो जाएगा या ऐसे आएगा। दूसरा जनरेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज, ऐसा ये डीलोकलाइज करेगा, ये ऐसे चला जाएगा यहाँ पर। पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर निगेटिव, फिर यहाँ चला जाएगा। और एक और बनेगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव और ऐसा। ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये रिंग में चला आएगा ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 1 और 5 एक नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 दोनों सेम नहीं है। कारण क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ऐसे ही सब बॉन्ड की पोजीशन आप देख सकते हैं। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आए हैं उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखिए कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। रिजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, रिजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन क्या शो करता है? सोच नंबर 1,
कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, hence difficult to replace, hence difficult to replace in comparison to an alkyl halide where resonance is absent, resonance is absent, रेजोनेंस नहीं होता। देखिए ये आपका मान लिया CH3Cl है, कार्बन क्लोरीन के बीच में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, रेजोनेंस इसके पास नहीं है, इसलिए इसका रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा। इसका रिप्लेसमेंट डिफ़िकल्टी के साथ होगा क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना % है। तो अगर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन के 60% पोर्शन में 60% जो कैरेक्टर है वो डबल बॉन्ड का है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है, जान लेना चाहिए इसी में कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वह आर्थो पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर होगा। ये रिजोनेंस से ही पता चलेगा। तो एक तो नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 देखिए, पहला नंबर 1 शो किया, दूसरा नंबर क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट द आर्थो, देखिए ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है आर्थो, एंड पैरा पोजीशंस ये जानना चाहिए, बट लेस देन बेंजीन इटसेल्फ, बेंजीन की तुलना में कम है, बट लेस देन बेंजीन इटसेल्फ। तो यह बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब कि यह जो Cl है वह डीएक्टिवेटिंग है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हेंस क्लोरीन एटम इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग मीन्स बेंजीन से तुलना किया गया है, बेंजीन की तुलना में इसका एक्टिविटी कम है, बेंजीन की तुलना में इसकी एक्टिविटी कम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। तो ये काउंट करता है कि यह दिस अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट दी आर्थो एंड पैरा positions. Hence chlorobenzene undergoes electrophilic substitution reaction at the ortho and para position. Hence electrophilic substitution takes place. Electrophilic substitution reaction takes place at ortho and para positions in chlorobenzene. But less than benzene itself. Then benzene itself, बेंजीन की तुलना में रेट जो होगा स्लो होगा, कम होगा इटसेल्फ। तो इस रेजोनेंस पिक्चर से
ये बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, स्लो रिएक्टिविटी है क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर है। दूसरा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो और पैरा पर होगा, लेकिन बेंजीन की तुलना में कम होगा क्योंकि उसमें लगा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है वह एक्टिवेटर है, एक्टिविटी को कम करता है। तो एक तो स्लो रिएक्टिविटी का कारण बता दिया रेजोनेंस के आधार पर। अब दूसरा है आधार है हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रभाव पड़ता है इस पर। हाइब्रिडाइजेशन भी रिएक्टिविटी को गवर्न करता है। तो दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। तो पहला हो गया रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट अब देख करके आप समझ जाएंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपका Cl है, ये आपको देखिए कार्बन है, बेंजीन का जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो यहाँ का जो है बॉन्ड जो है CsP2Cl है, CsP2Cl है। एक कंपैरिजन के तौर पर हम मिथाइल क्लोराइड को भी ले सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से अगर हम तुलना करें तो क्या होगा, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ का कार्बन sp3Cl बॉन्ड है, यहाँ पर CsP2 ये Cl बॉन्ड है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं वो टाइटली बंधे हुए हैं इस कार्बन से, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से पहला तो ये है कि ये हाइब्रिडाइजेशन ये है। अब इसे होने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, CsP2Cl बॉन्ड लेंथ इज 169 पिकोमीटर। इसमें देखिए क्या है, CsP3Cl बॉन्ड लेंथ लार्जर है, इसका बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर है, 177 पिकोमीटर है, इसका 169 है, तो शॉर्टर है। तो शॉर्टर है, ये क्या है, लॉन्गर है। तो शॉर्टर जो बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ए शॉर्टर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ए शॉर्ट बॉन्ड is more stronger, not easy to replace, और लॉन्गर वाला इजी टू रिप्लेस हो जाता है, ये आराम से निकल जाएगा, इसमें लॉन्गर है इसलिए इजी टू रिप्लेस है, इसको लिख सकते हैं इजी टू रिप्लेस। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, यहाँ पर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन holds the bond pair strongly, towards itself, hence not easy to replace, the chlorine atom,
chlorine atom. Not easy to replace the chlorine atom. इसमें क्या है, यह sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इसलिए बॉन्ड बहुत टाइट है, आसानी से क्लोरीन एटम यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये फैक्ट कॉज हैं जिसको मैंने आपको बता दिया, कंपेयर अल्काइल हैलाइड से भी करके दिखा दिया। अब हम एग्जाम्पल्स देते हैं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Examples of nucleophilic aromatic substitution reaction। देखिए ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस होगा, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस का उल्लेख मैंने कर दिया है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का। जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये दिस इज क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए NaOH से रिएक्शन हो रहा है, NaOH दूसरा एसिड के प्रेजेंस में वर्कअप करते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज है और जो इसका पावर है प्रेशर का वो ये है 300, ये टेम्परेचर रेंज है इसका 6 to 3 केल्विन और प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर, तब ये ClOH में बदलता है। वेरी ड्रास्टिक कंडीशन, ये बनता है आपका फिनॉल और बनता है NaCl। ये ड्रास्टिक कंडीशन है इसका, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। लेकिन अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया जाए, मान लिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम इसके पैरा पोजीशन पर डालते हैं, तब देखिए क्या होता है, थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो खींचने से होगा क्या कि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी कम, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा पोजीशन पर होगी कम, ऐसा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो थोड़ा C और Cl बॉन्ड वीक होगा, तो कंडीशन थोड़ा माइल्ड हो जाएगी। रिएक्शन NaOH से होगा, इसमें कोई प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, 413 K हो जाएगा और प्रेशर तो नॉर्मल से ही काम चल जाएगा। दूसरा एसिड वाश करते हैं, H+ से रिएक्शन कराते हैं तो रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है फिनाल बनेगा और NaCl बनेगा। यदि इसके अंदर एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए तब और माइल्ड कंडीशन हो जाएगी, टेम्परेचर रेंज कम हो जाएगा और रिएक्शन आराम से हो जाएगा। ये 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन NaOH से कराएंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा और दूसरा एसिड वाश करेंगे इसको, तो इसमें 380 केल्विन यानी टेम्परेचर कम हो गया, 380 केल्विन में हो जाएगा रिएक्शन इसका और ये फिनाल से ये नाइट्रो सब छूटा हुआ है। ये NO2 छूटा हुआ है, NO2 होगा, इसका रिएक्शन देखिए OH, ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा।
आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है घटता चला जा रहा है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके अंदर नहीं था। टेम्परेचर देखिए कितना है, प्रेशर कितना है। एक नाइट्रो ग्रुप के आ जाने से प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर पर ही हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो गया। 2 नाइट्रो ग्रुप के आने से एक्टिवेशन बढ़ गया तो प्रेशर 1 नॉर्मल है और 380 केल्विन टेम्परेचर पर हो रहा। अगर हम एक और NO2 उसमें बढ़ा दें तो वाटर से वार्म करने पर ही रिएक्शन हो जाएगा। वन मोर एडिशन, इसको थोड़ा सा यहाँ पर 2, 4, 6 कर दें, 3 नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दें तो इसको हम NaOH से रिएक्शन वाटर रख दें, वार्म कर देंगे। NaOH की भी जरूरत नहीं है, H2O से वार्म करेंगे तो OH आ जाएगा और HCl बन जाएगा, डाइनाइट्रोफिनाल हो जाएगा ऐसा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल प्लस HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई टेम्परेचर भी नहीं है, वार्म करने का मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बात बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, एक इशारा है मैं करता हूँ कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ electron withdrawing group, number of electron withdrawing group such as NO2 activates the reaction, activates the nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, increase in number of electron withdrawing group such as this one at the ortho and para position. ये important point, at the ortho or para position, at the ortho and para position, this activates the reaction. Reaction means nucleophilic substitution reaction. Activates the reaction by weakening the CCl bond. वीकेन कमजोर कर देता है बाई वीकनिंग दी CCl बॉन्ड। देखिए ये इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव आर्थो एंड पैरा पर पड़ेगा, कम करता है, आर्थो का ये प्रभाव होगा और इसकी वजह से इसका आर्थो ये है और ये पैरा की वजह से भी यहाँ पर प्रभाव पैरा पर कम हो जाएगा। तो तीनों ग्रुप का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्लोरीन और Cl के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो जाएगा और Cl आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मेटा पोजीशन पर करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड हिंट ये है, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन almost no effect towards nucleophilic aromatic substitution reaction। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर, इसके मेटा पोजीशन पर कोई
इलेक्ट्रॉन वीकेनिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी ये क्रिएट नहीं करता है नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की चर्चा किया। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ये भी बड़ा सिंपल है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जो 5 टाइप्स के रिएक्शंस हैं वो सब मैं एक साथ में समरी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये दूसरे तरह का रिएक्शंस है। पहले न्यूक्लियोफिलिक था, दूसरे नंबर पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है। ये हम नंबर 2 इसलिए डाल सकते हैं कि हेडलाइन में बना हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 2 पर है, इसलिए उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे फ्यूल नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। और ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होता है, जैसे हमने आपको रेजोनेंस के द्वारा समझाया है। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बना दे रहे हैं यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन ऐसे, चलिए पहला शुरू करते हैं हैलोजनेशन Cl2 या फिर Cl3 के प्रेजेंस में ऐसा। तो एक में आर्थो पर आएगा और दूसरे पर पैरा पर जाएगा, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टली हमने बता दिया कि यह है Cl ऐसा। तो ये हो जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ये मेजर बनेगा, ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये दोनों Cl दूर दूर हैं। ये माइनर बनेगा। इसका नाम जैसे 1 और 2 हो जाएगा, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। वैसे ही अगर आप नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन इसके द्वारा, तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर होगा NO2। ये आपका माइनर होगा क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट पास पास हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इसलिए माइनर होगा। ये दूर दूर हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट दूर दूर हैं, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा। इसको कर सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, या कह सकते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नहीं, पैरा नाइट्रो नहीं होगा, ये हो जाएगा नाइट्रो, तो फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कह सकते हैं कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ऐसा। अगर आप सल्फोनेशन करें H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड, तो फिर वही होगा, आर्थो पर SO3H माइनर होगा प्लस Cl, और ये दूसरे पैरा पर जाएगा SO3H, तो इसका नाम हो जाएगा मेजर है। मेजर इसलिए है कि दोनों Cl और ये सल्फोनिक एसिड दूर दूर हैं, इनमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए जब स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है और ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इसलिए मेजर हो गए। या पास पास हैं तो माइनर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। उसी तरह से आर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो 3 तो कवर हो गया, 2 और बचा हुआ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसको मैं मिटा के लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है CH3Cl है और एनहाइड्रस AlCl3 कर दें तो हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन। ऐसे CH3 हो जाएगा, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है और पैराक्लोरोटॉल्वीन हो जाएगा। ये मेजर होगा। सब्सिक्वेंट दूर दूर जो होगा उसमें वो मेजर, और जो पास पास में होगा वो माइनर होता है। याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ। ये आपका पैराक्लोरोटॉल्वीन है, पैराक्लोरोटॉल्वीन और 4-क्लोरोटॉल्वीन। इसी तरह से ये ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन और 2-क्लोरोटॉल्वीन। फिर लास्ट इसका है ये CH3 फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा, 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, ये हो जाएगा माइनर, प्लस 4-क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। ये मेजर होगा, 4-क्लोरो ऐसे एस्टोफिनोन हो जाएगा। तो फिडेलक्राफ्ट ये एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त हो गया। अब छोटे छोटे दो और हैं। अब नेक्स्ट नंबर है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, बाइफिनाइल बनाते हैं, इसे हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तीसरा रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। Two molecules of chlorobenzene react with sodium Na in presence of ether and form biphenyl. This reaction is called Fittig's reaction. ये आपका क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एटम प्लस Cl, ऐसे रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में होगा, डाईइथाइल ईथर यूज किया जाता है। ये ऐसे रिएक्शन विद मेटल हो गया, ये बाईफिनाइल बन गया, 2 फिनाइल रिंग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ऐसे बाईफिनाइल प्लस 2NaCl, जैसे बाईफिनाइल, 2 फिनाइल रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बाईफिनाइल। तो ये आपका फिटिक रिएक्शन है। डिस्कवरी चूँकि फिटिक ने किया था इसलिए इनके नाम पर इनका नाम रखा गया फिटिक रिएक्शन। चौथा है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें ऊर्ज का नाम डाला जाएगा चौथे में, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन नहीं लेते हैं, 1 molecule of chlorobenzene and 1 molecule of alkyl halide, 1 molecule of alkyl halide of an alkyl and methyl chloride,
1 molecule of methyl chloride react in presence of sodium, react with sodium and in presence of ether, in presence of ether to form alkyl benzene, लेकिन यहाँ का अल्काइल बेंजीन तो टॉल्यूइन है। इज नोन एज ओर्जोफिटिक रिएक्शन, ओर्जोफिटिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखिए, ये आपका Cl है, सोडियम ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, या कोई अल्काइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। 1 अल्काइल होगा और 1 एराइल होगा इन जनरल। दिस इज टोल्यूइन प्लस 2NaCl। इन जनरल जो रिएक्शन होगा, ऐसा अल्काइल लेंगे, ऐसा अल्काइल हैलाइड लेंगे जो रीअरेंज न करता इवन नंबर का। तो ये तो हो गया। अब लास्ट रिएक्शन है 5वां, दिस इज लास्ट पार्ट, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ये फॉर्मेशन ऑफ DDT है, फॉर्मेशन ऑफ DDT है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। DDT का फुल फॉर्म है। अब देखिए कैसे रिएक्शन होता है। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजल, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का लेते हैं, ऐसे क्लोरोबेंजीन, ऐसा इसका हाइड्रोजन ये बाहर निकालते हैं, प्लस यहाँ क्लोरल लेते हैं CCl3, दिस इज क्लोरल, और दूसरा यहाँ मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, ऐसे लिख लिया, एक क्लोरल ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर ये बन गया, वाटर निकल गया, और दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, इस कार्बन के थ्रू जोड़ते हैं CH, ऐसे CCl3 है, यही DDT है, इसी को DDT कहते हैं। इसी DDT इसका नाम है, ये पैरा पोजीशन पर है, PP डैश डाईक्लोरो, दोनों क्लोरीन है, 2 डाईफेनाइल है, डाईफेनाइल, इसका D और इसका D हो गया, ट्राईक्लोरोइथेन हो गया, ट्राईक्लोरोइथेन है। यह एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इट इज ए white solid, it is a white solid, it is a white solid, it is a powerful insecticide, insecticide का मतलब इंसेक्ट किलिंग प्रॉपर्टी है, इट इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ओजोन लेयर को का क्षरण करती है, इट डिप्लीट्स द
ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ये इसका ड्रॉबैक है। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। थैंक यू वेरी मच।